अरे बेटा, तेरी तो मैं शादी करके इस लड़की से पछता रही हूँ। अच्छा होता कि तेरी वो जो थी ना सहेली, क्या नाम था उसका, रत्ना, अगर तेरी शादी उससे हो जाती तो आज मजे थे मेरे। कितना मेरा ख्याल रखती थी वो, इतनी सुंदर, आए दिन मम्मी जी करके पैर दबाती थी। अरे माँ धीरे बोलो ना, साक्षी अंदर ही है। और क्या ये रत्ना रत्ना करती रहती हो? मैं तो कब का भूल गया उसको, तुम नहीं भूल पाई? अरे मैं कैसे भूल जाऊं उसको, ये साक्षी की बच्ची ने तो नाक में मेरे दम कर रखा है। वही अच्छी बहू होती अगर होती तो, पता नहीं क्या हमारे भाग्य में लिखा था। बेटा गुस्से से वहां से चला जाता है और माँ बैठकर सोचती है, काश बेटे की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी रत्ना, वो उसके घर की बहू बनती। कितना प्यार करती थी मुझसे। अगले रोज माँ मार्केट जाती है तो उन्हें रत्ना दिख जाती है। हे भगवान, तुझसे तो कुछ और मांगा होता तो वो भी दे देता। और ये कहकर वो जोर से चिल्लाती है, अरे रत्ना बेटा, रत्ना, रत्ना। रत्ना देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की माँ सामने खड़ी है। वो खुश होकर उनसे गले लग जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? वैसे मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, ये तो आप ही लोगों का इलाका है। मुझे बस जब भी मोहित की याद आती है तो मैं इस इलाके में आ जाती हूँ। अरे बेटा, मैं भी तुझे बहुत याद करती हूँ। अभी कल ही सोच रही थी, काश तुम मेरी बहू बनकर आती। ओ साक्षी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। बस बेटा तू ही कोई जादू चलाना फिर से मोहित पर। साक्षी नाम है क्या उसका? हाँ, नाम तो साक्षी है, लेकिन हरकत बिल्कुल, क्या ही बोलूं। तुम बताओ बेटा, कैसी हो? आओ चलो घर चलो। नहीं नहीं माँ जी, घर तो नहीं आऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। बस आप मेरी छोटी सी मदद करें, मुझे किराए में कमरा दिलवा दे कहीं रहने के लिए। बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, कोई मकान ही नहीं मिल रहा। अरे मकान? इतनी बड़ी कोठी है हमारी और तू मकान ढूंढ रही है? आजा चल मेरे घर रहने चल। नहीं नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा चल, पास के होटल में बैठ के एक एक कप चाय पीकर बातें करते हैं। दोनों मार्केट जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हैं कि सास कहती है, देख रत्ना, मेरी बहू जो है वो शाम को मार्केट आती है, किसी तरीके से उसको पटा कर उससे अपनी सहेली बना ले और उसी के सहारे मेरे घर पर आ जा। बस हम दोनों मिलकर साक्षी को इस घर से निकाल देंगे, फिर तू बन जाना मेरी प्यारी बहू रानी। वैसे भी मेरे बेटे के दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। रत्ना ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। सच में माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल आपकी बहू को पटाकर घर में एंट्री ले लूंगी और फिर ऐसा जादू चलाऊंगी कि बस आप अपने बेटे को कहिए मुझसे शादी कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये शादी तो होकर रहेगी। वो साक्षी को तो मैं ऐसे भगाऊंगी ना घर से, तब समझ में आएगा उसको। अच्छा चल, अब मैं घर चलूं, वरना घर पे सब चिंता करेंगे। रत्ना और सास दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शाम को साक्षी बाजार आती है तो रत्ना किसी तरीके से उससे बात करना शुरू कर देती है। इतनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी आपने? मेरी सास लाई है मेरे लिए। वो क्या है ना, मेरे पति को ये रंग पसंद है। अरे नहीं, उसे तो सफेद रंग पसंद है। साक्षी हैरान हो जाती है। आप कौन है और आपको कैसे पता कि मेरे पति को सफेद रंग पसंद है? अरे मैं रत्ना हूँ और सफेद रंग तो सबको पसंद होता है, किसे ये रंग पसंद होता है? अब आपने कहा आपके पति को ये रंग पसंद है तो मैंने अपने विचार रख दिए। हाँ वैसे सही बात है, इनको भी सफेद रंग ही पसंद है। मस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। और दोनों खूब बातें करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? बस एक कमरा ढूंढ रही हूँ रहने के लिए, पर मिल नहीं रहा। हमारी तो बहुत बड़ी कोठी है, उसमें कमरा खाली है। आप चलिए मेरे साथ, मैं अपनी सास से बात करूंगी। वो ना बहुत ही दयालु और अच्छी औरत है, जरूर मान जाएगी आपको अपने साथ रखने के लिए। बस फिर क्या था, रत्ना साक्षी का साथ लेकर सीधे पहुंच जाती है घर पर। साक्षी रत्ना को लेकर घर के अंदर आई। माँ जी देखिए कौन आया है। बेचारे को रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा हमारे यहाँ एक कमरा खाली है तो आपसे पूछ लूं। माँ ने रत्ना की तरफ देखा। अगले ही पल ऐसे चेहरा बनाया जैसे पहली बार देख रही हो। अच्छा, ऐसा है क्या? बेटा क्या नाम बताया तुमने? रत्ना मुस्कुराई। रत्ना। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, घर समझ कर रहना, जब तक मन करे आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा, मैंने कहा था ना मेरी सास बहुत अच्छी है। अरे किसी की मदद करने से घर छोटा नहीं हो जाता। रत्ना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाजा खुला। मोहित ऑफिस से वापस आया। जैसे ही उसकी नजर रत्ना पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन है? रत्ना हल्का सा मुस्कुराई। हाय, मैं रत्ना, कैसे हो? मोहित कुछ बोल पाता उससे पहले माँ बीच में बोल पड़ी।
अरे बेटा, दुनिया इतनी छोटी है, कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं। मोहित ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। माँ ने ऐसे नजरें फेर ली जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। रात को मौका मिलते ही मोहित माँ को कमरे में ले गया। माँ, ये सब क्या है? क्या हुआ? ड्रामा मत करो। रत्ना यहाँ कैसे आई? तुम ही लाई होगी। अरे मैं क्या जानू, तेरी बीवी लेकर आई है उसे। हर बात पर शक मत किया कर, समझा? माँ, उसे अभी के अभी घर से जाने को कहो। क्यों? क्यों जाने को कहो? अरे बेचारी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे। अरे बेचारी लड़की है, रहने दे कुछ दिन, कहाँ जाएगी अकेले? ऊपर से किराए का कमरा भी नहीं मिल रहा है उसे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुझे नहीं होगा पर मुझे तो है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। माँ, बाद में मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। अरे बस कर, हर बात का तमाशा मत बनाकर। मोहित गुस्से में कमरे से निकल गया। अगली सुबह रत्ना सबसे पहले उठ गई। नहा धोकर सीधे रसोई में पहुंच गई। कुछ ही देर में आलू के पराठे, दही, चाय और पोहा तैयार था। फिर वो माँ के साथ मंदिर में बैठकर पूजा करने लगी। उधर साक्षी की आंख थोड़ी देर से खुली। वो भागती हुई बाहर आई। अरे, ये सब किसने बनाया? मैंने सोचा तुम रोज करती हो, आज तुम्हें थोड़ा आराम दे दूं। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? माँ तुरंत बोल पड़ी। देखा साक्षी, इससे कहता है घर संभालना। सुबह सुबह उठी, नहाया धोया, पूजा की, पूरा नाश्ता भी बना दिया। और एक तुम हो, सूरज सिर पर आ जाता है तब कमरे से निकलती हो। साक्षी मुस्कुराकर बोली, माँ आज रात देर से सोई थी ना, इसलिए नींद खुलने में लेट हो गई। कोई बात नहीं, कल से फिर मैं जल्दी उठ जाऊंगी। हाँ हाँ, बोलने में क्या जाता है। रत्ना साक्षी को अपने कमरे में ले गई। यार बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी सास हर बात पर ताना क्यों मारती है? साक्षी हंस दी। अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रही हो। उनका दिल ऐसा नहीं है। कभी कभी मुंह से थोड़ा ज्यादा निकल जाता है, लेकिन वो मुझे सच में बहुत प्यार करती है। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं उनकी आदत जानती हूँ ना। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलती। कुछ देर बाद साक्षी मोहित का टिफिन बनाने लगी। अरे रहने दो, आज मैं बना देती हूँ। नहीं, मोहित को थोड़ा अलग टेस्ट पसंद है, मैं बनाऊंगी। अरे परेशान मत हो, मर्दों की पसंद मुझे अच्छी तरह पता है। देखना उसे बहुत पसंद आएगा। साक्षी हंसते हुए बोली। अच्छा, चलो फिर तुम आज बना दो। रत्ना ने कुछ ही मिनटों में बिल्कुल वैसा खाना तैयार कर दिया जैसा कभी मोहित सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। साक्षी टिफिन देखते हुए रुक गई। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पति को यही सब पसंद है? रत्ना बिना घबराए मुस्कुरा दी। अरे ऐसा खाना तो लगभग हर आदमी पसंद करता है, मैंने तो बस अंदाजा लगाया। वाह, फिर तो तुम्हारा अंदाजा एकदम सही निकला। उसी समय मोहित तैयार होकर बाहर आया। ये लो अपना टिफिन। मोहित ने बिना खोले टिफिन उठाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। लंच का टाइम हुआ, उसे टिफिन खोला, पहला निवाला मुंह में रखा और अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने दोबारा सब्जी चखी, फिर दाल, फिर रोटी का एक टुकड़ा। नहीं, ये तो बिल्कुल वही स्वाद है। उसने माथे पर हाथ रख लिया। ये तो रत्ना के हाथ का खाना है, वही मसाला, वही स्वाद, लेकिन ये घर में बना कैसे? पास वाली सीट पर बैठा उसका कलीग अमित सब देख रहा था। अरे यार, क्या हो गया? खाना देकर ऐसे क्यों बैठ गया? घर से डांट खाकर आया क्या? काश बात इतनी छोटी होती। फिर बता ना, सस्पेंस मत बना। मोहित ने गहरी सांस ली। यार गलती से या कहूँ धोखे से मेरी बीवी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने साथ घर ले आई है। क्या? हाँ, उसे रहने के लिए कमरा चाहिए था। मेरी बीवी को कुछ पता नहीं था, उसे दया आ गई तो सीधा घर ले आई, और अब वो हमारे घर में रह रही है। रुको, एक्स गर्लफ्रेंड? वही जिससे शादी होने वाली थी कभी? हाँ, वही रत्ना। और तेरी बीवी को नहीं पता कि वो रत्ना है? बिल्कुल नहीं। उसने अपना नाम तो बताया, लेकिन उससे कभी मेरी पुरानी बातें पूछी नहीं। उससे क्या पता कि यही मेरी एक्स है। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कुर्सी खिसकाकर मोहित के बिल्कुल पास आ गया। यार एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोल। मुझे ये पूरा मामला गलती नहीं लग रहा है। मतलब? इतनी बड़ी दुनिया में तेरी एक्स को कमरा नहीं मिला, सीधा तेरे ही घर पहुंच गई। ऊपर से तेरी बीवी खुद उसे लेकर आ गई, और आज तेरे टिफिन में वही खाना है जो सिर्फ रत्ना बनाया करती थी। भाई ये इत्तेफाक नहीं है। अरे लेकिन ऐसा कौन करेगा? कोई ऐसा जो चाहता हो कि रत्ना फिर से तेरी जिंदगी में आ जाए। मोहित सोच में पड़ गया। अरे दिमाग पर जोर डाल,
पिछले कुछ दिनों में किसी ने रत्ना का नाम लिया था? अचानक मोहित की आंखें फैल गई। यार, क्या हुआ? 2 दिन पहले माँ कह रही थी, काश रत्ना मेरी बहू होती, साक्षी ने तो नाक में दम कर रखा है। बस वही पकड़ ले। नहीं नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा? कई बार घर के लोग ही सबसे बड़ा खेल खेल जाते हैं। तो अपनी माँ से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकती। अरे नहीं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी माँ और रत्ना अपना खेल पूरा कर दे, और जब तक तू सच बताए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर साक्षी तुझे छोड़कर चली गई ना, फिर सारी उम्र सिर्फ पछतावा रह जाएगा। मोहित ने उसी वक्त फैसला कर लिया। अब वो चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी माँ और रत्ना का पूरा खेल सबके सामने लाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही घर वालों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। शाम को मोहित घर लौटा। साक्षी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टिफिन लेने लगी। अरे दीजिए ना, मैं धो देती हूँ। अरे इतना भारी क्यों लग रहा है? आपने खाना नहीं खाया क्या? मोहित ने एक नजर रत्ना की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। नहीं खाया, और आज के बाद ऐसा खाना मेरे टिफिन में कभी रखना भी मत। आज का खाना बिल्कुल बकवास था, बिल्कुल सड़ा हुआ स्वाद था, एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती तो साफ साफ बता देना, मैं बाहर होटल में खाना खा लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। साक्षी हैरान रह गई। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? खाना तो। मोहित बीच में ही बोल पड़ा। बस, इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। कल से मेरा टिफिन सिर्फ तुम बनाओगी, कोई और नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। साक्षी ने पलटकर रत्ना की तरफ देखा। यार सॉरी, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। तुम्हारा दिल तो गया होगा। रत्ना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। साक्षी भी मोहित के पीछे कमरे में चली गई। उधर माँ धीरे से रत्ना के पास आकर बैठ गई। अरे इतना सब मुंह क्यों लटका लिया? पहली बाजी में कौन जीत जाता है? धीरे धीरे जादू चलाना पड़ता है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगा। तू बस हिम्मत मत हार। लेकिन उसने तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी आंटी जी। अरे छोड़ ना, मर्दों का गुस्सा 2 मिनट का होता है। तू देखते जा, मैं हूं ना तेरे साथ। 2 दिन बाद साक्षी अपना बैग पैक कर रही थी। माँ जी, मैं 2 दिन के लिए मायके होकर आती हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं मिले हुए। मोहित ने जैसे ही सुना वो तुरंत कमरे में आ गया। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। साक्षी मुस्कुराई। अरे क्या हो गया, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। 2 दिन भी बहुत होते हैं, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साक्षी हंस पड़ी। ऑफिस छोड़कर मेरे पीछे पीछे मायके आओगे, लोग हंसेंगे तुम पर। तभी माँ बीच में बोल पड़ी। अरे जाने देना बहू को, लड़के अपने मायके भी नहीं जाएगी क्या? वहां भी तो उसका घर है, तू क्यों बच्चे जैसी जिद कर रहा है? 2 दिन की बात है, आराम से चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर उसने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, एक दिन भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। साक्षी मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। पागल, 2 दिन पलक झपकते निकल जाएंगे। साक्षी चली गई। शाम ढल गई। रात के करीब 11 बजे। ठक ठक ठक, मोहित ने करवट बदली। फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई। मैं हूं, दरवाजा खोलो ना, जरूरी बात करनी है। मोहित ने अनमने मन से दरवाजा खोला। रत्ना अंदर आ गई। मोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम साक्षी को छोड़ दो, हम दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मोहित हल्का सा हंस पड़ा। रत्ना, लगता है तुम अभी भी अतीत में जी रही हो। मैं साक्षी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रत्ना की आंखें भर आई। लेकिन तुम मुझसे भी तो प्यार करते थे, मेरे बिना रह नहीं पाओगे कसमें खाते थे। हाँ करता था, लेकिन वो मेरा बीता हुआ वक्त था, और बीते हुए वक्त को मैं वहीं छोड़ आया हूँ। मेरी दुनिया अब सिर्फ साक्षी है। रत्ना गुस्से में बोली। तुम्हारी माँ भी तो यही चाहती है कि मैं इस घर की बहू बनूं, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मोहित बिना एक पल रुके बोला। अगर माँ की यही इच्छा है तो तुम माँ के साथ यहीं रह लेना। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन साक्षी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी माँ ये सब सुन रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उधर रत्ना गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ठीक है, अब देखना, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। रात को साक्षी के आने से पहले माँ और रत्ना कमरे में बैठे थे।
देखो, अब सीधा रास्ता यही है। अगर साक्षी को पता चल गया कि मैं मोहित की एक्स हूं, तो वो खुद ही मोहित को छोड़ देगी। किसी औरत से अपने पति का अतीत तो क्या, ऐसी यादें भी बर्दाश्त नहीं होती। बात तो सही है, लेकिन ये बात उसे बताएगा कौन? मैं तो बता नहीं सकती। रत्ना हंस पड़ी। न आप बताओगी न मैं बताऊंगी। उसको खुद पता चलेगा। मोहित ने जो पुराने लव लेटर्स मुझे लिखे थे ना, जो ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे, सब मैं अपने कमरे में फैला दूंगी। आप बस किसी बहाने से साक्षी को मेरे कमरे में भेज देना, बाकी तमाशा अपने आप हो जाएगा। माँ ताली मारकर हंस पड़ी। वाह, यही तो चाहिए था, एक तीर में दो निशान है। 2 दिन बाद साक्षी मायके से लौट आई। कुछ देर बाद माँ बोली, अरे साक्षी, रत्ना के कमरे में मेरा चश्मा रह गया है, जरा लेकर आ। साक्षी मुस्कुराकर कमरे में चली गई। रत्ना पहले ही वॉशरूम में जाने का बहाना बना चुकी थी। जैसे ही साक्षी कमरे में पहुंची, उसकी नजर बिस्तर पर पड़े पुराने खतों और ग्रीटिंग कार्डों पर गई। उसने एक कार्ड उठाया। हमेशा तुम्हारा मोहित। दूसरा खत खोला। रत्ना, तुमसे शादी किए बिना मैं किसी और का नहीं हो सकता। साक्षी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और सूटकेस निकालकर कपड़े रखने लगी। उसी वक्त मोहित अंदर आया। अरे अभी तो आई हो, ये सामान क्यों पैक कर रही हो? साक्षी रोते हुए बोली, इसलिए क्योंकि मुझे धोखे में रखकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता। तुम्हारी एक्स मेरे ही घर में रह रही है और मुझे आज तक बताया तक नहीं। साक्षी मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कि तुम दोनों का प्यार आज भी जिंदा है कि मैं बीच में आ गई? मोहित उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाँ, गलती मेरी है। मुझे पहले दिन ही सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन यकीन मानो, मेरा रत्ना से आज कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। साक्षी ने सूटकेस उठाया। अब भरोसा टूट गया है। तभी माँ बाहर से बोली, अरे जाने दे उसे, अगर जाना चाहती है तो जाने दे। वैसे भी रत्ना उससे लाख गुना अच्छी है, वही इस घर की बहू बनने लायक थी। साक्षी हैरानी से माँ की तरफ देखने लगी। माँ जोश में बोलती चली गई, यह पूरा खेल हमने ही खेला था। मैंने ही रत्ना को बुलाया था ताकि तेरे और मोहित के बीच लड़ाई हो जाए। इतना सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। साक्षी ने अविश्वास से मोहित की तरफ देखा। मोहित ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा। बस बहुत हो गया माँ, कैसी माँ हो आप? अपना ही बेटा बसता हुआ नहीं देख सकती, अपना ही घर तोड़ने पर उतर आई। माँ चुप हो गई। मोहित ने रत्ना की तरफ देखा। और तुमने कभी साक्षी को बताया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? रत्ना की नजरें झुक गई। जब मेरी नौकरी चली गई थी, जब घर कर्ज में डूब गया था, जब मेरे पास जेब में 100 रुपए तक नहीं बचते थे, तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें पैसों वाला लड़का चाहिए था। रत्ना कुछ नहीं बोली। मोहित आगे बोला, और जिस साक्षी को तुम हटाना चाहती हो, वो तब मेरी जिंदगी में आई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने मेरे साथ भूखे दिन भी देखे। आज अगर मेरे पास ये घर, ये नौकरी, ये इज्जत है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी पत्नी का है, तुम्हारा नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं कभी उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता जो हालात देखकर रिश्ता तोड़ दे और अच्छे दिन देकर वापस आ जाए। साक्षी धीरे धीरे रत्ना के सामने आकर खड़ी हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरी औरत का घर तोड़कर कोई औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती। और फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ, अभी इसी वक्त। रत्ना ने माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बार माँ ने भी नजरें फेर ली। रत्ना चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गई। माँ रोते हुए साक्षी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने रिश्तों की कीमत देर से समझी। साक्षी ने भी हाथ जोड़ लिए। मोहित ने दोनों का हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, घर ईंटों से नहीं, भरोसे से बनता है, और जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, उस घर को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। सीने में अजीब सी जलन महसूस हो रही है। भगवान, कहीं मेरे प्राण पंखे रोटने वाले तो नहीं आए। अरे नहीं भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। जूली घबराकर सीधा अपनी माँ के कमरे की ओर भागती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। पर बिस्तर पर लेटी हुई पारुल की आंखें तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पारुल जी, देखिए दरवाजे पर कौन है? इतनी रात को क्या बात हो गई? उठिए जरा। पारुल जी, जूली की माँ। महेश दरवाजा खोलता है। जूली भागकर अंदर आती है। अरे बेटा, जरा देख तो क्या हो गया तेरी माँ को? उठने का क्या, आंखें खोलने का नाम भी नहीं ले रही। जब सीने में जलन होती है तो मम्मी कौन सी दवाई देती है आपको? जल्दी बताइए पापा, वरना पता चला कि आप लोगों को मुझे देखना पड़ गया। मेरी भी हालत ऐसी खराब होनी शुरू हुई थी,
फिर ऐसी हो गई। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कौन सी दवाएं कहाँ रखी है जरा ध्यान रखा करो। सामने के कबर्ड में पीली बोतल, 2 ढक्कन पी ले। अगली सुबह जब सब कुछ बना रही थी तो छोले भटूरे कैसे पीछे रहते मम्मी जी। मैंने तो सोचा मेरे प्यारे पापा जी के लिए छोले भटूरे बना दूं, सो बना दिए। क्यों पापा जी, आप तो उस मिठाई वाले की याद नहीं आएगी ना आपको? बिल्कुल याद आएगी निक्की। तो फिर मुझे घर से चले जाना चाहिए। अरे पूरी बात तो सुन लो मैडम। याद आती होगी पापा को वाहवाही मिष्ठान भंडार की, पर तारीफ के लिए नहीं, अफसोस करने के लिए। क्योंकि अगर हमें पहले पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो और बाहर जैसा खाना घर पर बना सकती हो, तो क्यों ही हम 45 मिनट उस दुकान के बाहर लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। यहाँ देखो आराम से छत पर प्लेट लेकर आते हैं और तुम सामने खाना रख देती हो। तभी अपनी छत से पूजा कहती है, वैसे जीजू, जिस हिसाब से आप खाना बनवा रहे हो उस हिसाब से वेस्टेज भी हो रही होगी, और पैसे का नहीं सोच रहे हो आप। अरे भाई, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा तो फ्रिज भी नहीं है आपका कि सारा खाना फ्रिज में स्टोर हो जाए। होटल वालों के पास तो कोल्ड स्टोरेज होती है। वो भी वक्त के साथ ऐड कर देंगे बेटा, उसमें क्या है। तो जब तक ना हो एक्स्ट्रा खाना मेरे घर पर भिजवा देना नहीं, ताकि जरा मेरा काम भी हल्का हो। यही सिलसिला चलता जा रहा था। पहले जरा पारुल और जूली की तबीयत बिगड़ती है और फिर अमित को भी पेट में हलचल सी महसूस होने लगती है। क्या हुआ अमित, ज्यादा हैवी हो गया क्या खाना? अरे नहीं हैवी क्या, सो जाओ, बहुत वक्त है। 5वें दिन में ही गेम ओवर हो गई सर की। सिर्फ एक नान खाया तब ये हाल है। अगली सुबह निक्की छत की और खाना बनाने जा रही थी कि महेश उसे टोकते हुए कहता है, पोहा बना लेगी क्या बहू? हाँ भाभी, ये रोज रोज बाजार वाला तेल मसाले का खाना नहीं खाया जाता। क्यों दीदी, आप तो कहती थी चाय के साथ भी आप चाउमीन खा सकती हैं लाइफ टाइम, तब क्या हुआ? दाल चावल रोटी भगवान ने ऐसी तो नहीं बनाई। इंसान उसे 365 दिन भी खा ले तो भी जी नहीं भरता। और ये बाहर वाला खाना घर पर बना हुआ था तब भी 5 दिन से ज्यादा इंसान नहीं खा पाएगा। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें घर पर इस तरह का खाना बनाने को कह दिया। बाहर वाले खाने को बाहर वाला किसी कारण से ही कहा जाता है। पहले जब तू घर पर पाव भाजी बनाती थी तो मैं कमी निकालता था, पर जब से मैंने तुझे मुट्ठी भर भर के मसाला डालने को, बटर डालकर खाना बनाने को कह दिया, ये खाना अब मेरे हलक के नीचे ही नहीं उतर रहा। तबीयत की जो बैंड बजी पड़ी है सो अलग। नाश्ते में पोहे बना दे और दोपहर में दाल चावल आलू की सब्जी। अगर कभी मन हुआ तो हफ्ते में एक बार तुझसे बाहर जैसा खाना बनवाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं भाई। हमारे रसोई का चूल्हा चौका संभाल ले बहू। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो हर तीसरे घर में बाहर का खाना बन रहा होता। जब बाहर का खाना खाकर आते हैं तो लगता है 3 वक्त क्या 5 वक्त इस खाने को खा सकते हैं। पर ये बस कहने की बात होती है में खाना बनाने में, ऊपर से वो बनाते भी है 50-60 लोगों का खाना, और यहाँ तुम्हें बनाने में 4-5 लोगों का खाना। बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं हो जाएगी? अमित से कह देती हूँ, वो एक हेल्पर भी लगवा देंगी साथ में। अरे बहन, रसोई का खर्च देख सुनकर करना पड़ता है, थोड़ा हाथ कस के चलना पड़ता है। इस तरह से पैसे उड़ाने लगे फिर तो हो गया। कभी कभी पतंग उड़ना चाहती है तो उसे उड़ने देना चाहिए। जब बहुत ऊपर पहुंचने के बाद उसे अकेलापन महसूस होता है ना, तो वो खुद नीचे आ जाती है, या थक कर या कट कर। इसलिए मैंने भी अब इन सबको छोड़ दिया है। कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं? स्वाद ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे को अपने वश में कर लेती है। अभी 2-3 दिन बाहर का नाश्ता कर लिया, कभी रात में थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया, तो बहे जा रहे हैं। अब रोज जब वैसा खाना मिलेगा तो देखते हैं कितने दिन इनका पेट उसे बचा पाता है। बहन तू फंस जाएगी, मुझे देख ले। कोई मुझे 3 वक्त पूरे साल तक छोले खिला देना। 3 वक्त पूरे साल क्या, मैं तो पूरी जिंदगी छोले खा लूं। तो यही ट्राई करके देख लो। सदा न संत सहेलियों, सदा न राजा देश। और आज निक्की बड़े से बर्तन में बनाती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। तंदूर में तैयार हो रहा था नान और पनीर के साथ निक्की ने मलाई कोफ्ते भी तैयार कर लिए थे। कहाँ है आप अमित और जूली? कहाँ है मम्मी जी? फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई, मुझे किचन का काम दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सारा खाना तैयार कर लिया है मैंने, अब ऊपर से नीचे आकर खाना नहीं लगाने वाली मैं। क्या तुमने सच में तैयारी कर ली? मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगे। मैं आता हूँ, अभी हेल्प करवाता हूँ तुम्हारी। मैंने सिर्फ सुन लिया है भैया, किसी एक को मेहनत करने की क्या जरूरत है। सभी छत पर चलते, आराम से छत पर बैठकर रूफटॉप लंच करेंगे। अमित के पीछे पीछे जूली, महेश, पारुल सभी छत पर पहुंच जाते हैं। निक्की एक एक कर नान बना रही थी और महेश सभी को परोस रहा था।
अरे बाप रे बाप, क्या बना दिया निकी तुमने, मजा क्या, बहुत मजा। मैंने कहा था ना, बाजार का चूल्हा चौका अगर घर आ जाए तो बाजार का स्वाद भी घर आ जाएगा। आखिर वही हुआ ना। निक्की एक के बाद एक नान बनाती जाती है, महेश सभी को परोसता जाता है। अरे हो गया तुम लोगों का, अब उठो, मैं भी तो जरा चक्कर देखूं कि बहू ने कैसा खाना बनाया। मैंने भी कहाँ कुछ खाया है पापा जी, सभी को खिलाकर मेरा नंबर आएगा। आप भी बैठ जाइए, मैं आपको परोस देती हूँ। नान का पहला टुकड़ा जैसे ही महेश अपनी जीभ पर रखता है, नान की परतें मक्खन की तरफ पिघलनी शुरू हो जाती है। जाकर नीचे से मेरे पर्स से 1100 निकाल कर तो लिया, बहू के हाथ में रखूं। बहू क्या खाना बना दिया है, वाह बे वाह। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। आज दोपहर में अमित का मनपसंद खाना बना था। शाम को जूली अपनी भाभी के पास जाती है। सुनो ना भाभी, मैं क्या कर रही थी, आपने पहले तो अपने पति के मन का खाना बना लिया, अब ननद की भी सोच लो। सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाने से बेटर है आप हर एक वक्त पर किसी एक पर्सन के मन का खाना बना दो, फिर सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अब तो भैया ने हेल्पर भी रख दिया आपके लिए। अच्छा, तो हेल्पर भी आ रहा है, चलो सही है। कुछ ज्यादा ही उड़ना चाह रहे हैं ये सारे के सारे, अच्छी बात है। शाम के 5 बजे जूली सभी के लिए चाय कॉफी के साथ पनीर चिली ड्राई लेकर आती है। आज तो तुमने कमाल कर दिया बहू, दोपहर में शाही खाना, अभी फिर शाही खाना लग रहा है, मैं किसी रिसोर्ट में बैठी हूँ क्या। अब मम्मी जी, आप लोग ही हर वक्त बाजार का खाना खाना चाहते थे तो बना दिया मैंने। अब घर वालों की खुशी से बढ़कर एक गृहिणी के लिए और क्या हो सकता है। और मेरे घर वालों की खुशी जब खाने में है तो उनकी जुबान को सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी मेरी। निक्की तो चाय के साथ सिर्फ 2 ही पनीर चिली की क्यूब्स उठाती है, पर उसकी सास और ननद प्लेट पर प्लेट सफा करती जाती है। कुछ देर बाद, दोपहर में इतना हैवी खाना खाने के बाद शाम को इतना पनीर खा गए ये लोग, ये तो हपची हुए बैठे हैं। दोपहर का गुथा हुआ मैदा पड़ा है, सब्जी की ग्रेवी पड़ी है, नान के आटे से पिज्जा बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। चाउमीन के अलावा दी का फेवरेट पिज्जा भी तो है। और इसी तरह पेट भर भर कर, गले तक क्या मुंह तक, निक्की सभी को खाना खिला देती है। बाप रे बाप भाभी, ज्यादा ही खा लिया आज मैंने, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, छत से उतर कर नीचे रूम तक जाऊं कैसे मैं। यही तो मैं चाहती थी जूली डार्लिंग। रात को डिनर बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, खास करके जूली और पारुल की। क्या पनीर बटर मसाला बनाती है तेरी मैडम, भाई वाह वाह वाह, मजा ही आ जाता है। अब से भाभी पनीर बटर मसाला बनाए तो 2 टिफिन लाना, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। उस टिफिन को घर ले जाकर अपनी बीवी को टेस्ट करवाऊंगा, जरा उसे भी तो पता चले कैसे बनती है सब्जी। माशे, भूल कर भी ये गलती मत कर देना, वरना टिफिन में जो ये आलू के पराठे मिल जाते हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। अरे ऐसा क्यों भाई, उसे भी तो पता चले सब्जी कैसे बनती है, स्वाद कैसे आता है, घूम फिर कर वही स्वाद। वैसे ये सब्जी तेरी भाभी ने नहीं बनाई, वो तो अपने मायके गई हुई है। एक ढाबे वाले से टिफिन की बात कर रखी मैंने, पिछले कुछ दिनों से वहीं तो टिफिन आती है मेरी। बस कल भर की तो बात है, फिर तेरी भाभी आ जाएगी और मुझे मिलने लगेगा घर का खाना। पर तुझे अगर ये खाना पसंद आ रहा है तो तू भी लगवा ले टिफिन सर्विस। हाँ हाँ बेटा, बोल ले, मेरा भी दिन आएगा जब मेरी बीवी मायके जाएगी और मैं भी ढाबे का टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आऊंगा। लंच ब्रेक जैसे ही खत्म होता है, नवीन और अमित की खाने के ऊपर का डिस्कशन भी खत्म हो जाता है। रात को अपने कंधे पर अपना खाली टिफिन और हाथ में लैपटॉप बैग लिए अमित ऑफिस से घर लौट रहा था। ये इतनी लंबी लाइन किस चीज की लगी है? अरे भाई, ये इतनी लंबी लाइन कुछ हुआ है क्या? वो वही मिष्ठान भंडार में 50% की छूट है, बाहर में स्टॉल लगवाया है, चाउमीन मंचूरियन क्या कुछ नहीं है, वो भी 50% की रेट में, तो लाइन तो लगेगी भाई। वाह भाई वाला तो मिठाई के अलावा समोसे और कचौड़ियां भी रखता था, इसने मिठाई छोड़कर चाउमीन मंचूरियन रखना कब शुरू कर दिया? अरे किससे पैसे नहीं चाहिए भाई, एक बेकरी वाले के साथ मिलकर ये काम कर रहा है मिठाई वाला। अब तो केक भी रहेगा और स्टॉल में सिर्फ चाउमीन मंचूरियन नहीं है, डोसा पापड़ी चाट पुचके वगैरह भी है। ये सुनते अमित के मुंह में पानी आ जाता है और वो भी लग जाता है लाइन में। रोज 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाने वाला अमित आज 8:30 बजे तक घर नहीं आया था। मीरा तो फोन भी नहीं उठाना चाहते ये। पापा जी आप मिलाइए ना फोन, मैं तो अब तक 3 बार मिला चुकी हूँ, फोन काट दे रहे हैं, बताइए जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। अब अगर मैंने और फोन किया तो घर आकर 4 बातें सुनाएंगे मुझे। शायद दोस्तों के बीच बैठे होंगे या फिर ऑफिस में कोई मीटिंग हो सकती है। कल ही जाता हूँ, फिर ऑफिस में देखता हूँ कौन सा बॉस पैदा हो गया। 8 घंटे से ऊपर अगर इसमें मेरे बेटे से काम कराया ना तो लीगल नोटिस भिजवा दूंगा। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। अमित को बेकार में नौकर बना बैठा है। कोई नौकर नहीं बना बेटा पापा,
मुझसे बॉस 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकता। पूरे दिन भर में 1 घंटे का ही काम रगड़ता हूँ मैं। कॉर्पोरेट की नस पकड़ ली है मैंने। ये देखिए क्या लेकर आया हूँ। मम्मी तुम्हारे लिए डोसा और इडली, जूली तुम्हारे फेवरेट चाउमीन और मंचूरियन भी, और पापा आपके लिए छोले भटूरे। ये सब क्या है अमित? आपको पता था ना मैंने खाना बना लिया है। अगर बाहर से कुछ लाने वाले थे तो फोन करके बताना चाहिए था। अब ये सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। खाना बर्बाद कहाँ होने देती हो तुम? रात का खाना सुबह को सुबह का, दोपहर को दोपहर का रात को, यही प्रोसीजर तो चलता है इस घर में। और बाकी कुछ बच गया तो मेरी टिफिन तो है ही कचरा डालने के लिए। बचे खाने को मेरी टिफिन में भर देना। आज इन्हें क्या हो गया है? लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है मुझसे। अच्छा बाबा, हो गया। अब इन थैलियों को यूं ही पकड़ कर रखना है क्या? लाइए मैं सभी को खाना परोस देती हूँ, वरना डोसा अगर नरम हो गया ना तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। निकी किचन में जाती है और सभी की मनपसंद का खाना प्लेट में निकाल कर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। डोसे की पपड़ी तो बिल्कुल नरम नहीं हुई बेटा। मैंने पहले क्या दिया था? मम्मी की पपड़ी को और मसाले को अलग अलग पैक करना। मुझे पता है ना, मेरी माँ को कुरकुरा डोसा खाना पसंद है। ऐसे चाउमीन भैया हम घर पर क्यों नहीं बना पाते? रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना ना रेस्टोरेंट स्टाइल का ही होता है। तुझे रेस्टोरेंट की लग रही है ये चाउमीन? रेस्टोरेंट का नहीं है, बूफे स्टॉल से लेकर आया हूँ, स्ट्रीट फूड है। और तुम मानोगे नहीं, 50 रुपए प्लेट है चाउमीन और 60 रुपए में मंचूरियन। और ये छोले भटूरे कम से कम 140 तो लग ही गए होंगे। 60 रुपए पापा, 60 रुपए। अरे वाह, ये तो बड़ा किफायती है। इस छोले को खा कर देख बहू जरा, ये स्वाद चाहता हूँ मैं। तेरे छोले में वो स्वाद नहीं आता। ये बाजार का खाना कभी कभार मिलता है ना पापा, और घर का रोज रोज, इसलिए घर के खाने में वो स्वाद नहीं आता। अब हर हफ्ते मैं छोले भटूरे बना देती हूँ, इसलिए आपके मुंह में भी वही स्वाद बैठ गया है, और कुछ नहीं है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब डोसा खाकर बताओ मम्मी, ये सांभर और चटनी वैसी है जैसे निकी घर पर बना देती है? झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, पर घर में बने डोसे का न साइज ऐसा होता है न स्वाद। अरे तो वहां जाकर कोई हलवाई का हाथ नहीं पकड़ता, भर भर कर मसाले डालते हैं वो। और घर पर यहाँ मैं 2 बार छौंक क्या दूं, पूरा घर रसोई में आकर ताका झाकी करने लगता है। इतनी मिर्च मत डालो, इतना तेल मत डालो। वो लोग तो ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में दिन भर एक ही तेल में खाना फ्राई करते रहते हैं और मुट्ठी भर भर कर मसाले डालते हैं। वैसे तब कोई भी खाना बनाएगा तो खाना स्वादिष्ट लगेगा ही। अरे ठीक है, अब माहौल खराब मत करो घर का, खाने पर फोकस करो। मैं कमरे में जा रही हूँ, आराम से स्प्लिट्सविला देखते हुए डिनर करूंगी। अगली सुबह आलू, गोभी, टमाटर, मटर की सब्जी के साथ हरी धनिया की चटनी और फुलके निक्की सभी को परोसती है। आज टिफिन मत देना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे बेकार में नाराज हो रहे हैं आप। रात को मैंने आलू दम की सब्जी बनाई थी, ये आलू गोभी की है। रात वाला खाना रिपीट नहीं किया है, डोंट वरी। और आपकी टिफिन के लिए स्पेशली आलू की सूखी सब्जी बनाई है। देख रहे हैं पापा, इसीलिए चिढ़ लगती है मुझे। अरे भाई, इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या है जब खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। एक रोटी काफी हो गई बहू मेरे लिए, मेरा हो गया। कल जो तू खाना नहीं लेकर आया था अमित, उसकी थैली में ना दुकान का नंबर लिखा था, जरा फोन करके पूछना। खुल गया हो तो मैं वहीं जाकर पेट पूजा करके आ जाऊंगा। छोले भटूरे काफी खस्ता थे। महेश बाहर जाने के लिए निकल रहा था, साथ में अमित भी चल देता है। महेश और अमित सांभर बड़े का मजा ले रहे थे, तभी उनके फोन पर जूली का फोन आता है। पापा भैया आप दोनों अपने अपने से चले गए, मेरे उठने का वेट भी नहीं किया। मैं नहीं खा रही रोटी सब्जी। रात के दम आलू में गोभी और टमाटर मिलाकर आलू गोभी की सब्जी बना दी भाभी ने, समझती नहीं हो क्या मैं? और उसे टेस्टी चाउमीन मंचूरियन के बाद तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। पूछो ना काउंटर पे, होम डिलीवरी करती हो तो जरा मेरे लिए कुछ भिजवा दो ना प्लीज। ये सिलसिला जो शुरू होता है ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि घर के खाने को लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई मम्मी जी, रोज रोज खाना बनाती हूँ मैं, सारा खाना बर्बाद हो जाता है। जब सभी को बाहर ही खाना है तो फिर मैं क्यों खुद के लिए खाना बनाऊं? अब वैसा ही खाना अगर आप घर पर बना दे भाभी तो क्या स्वाद नहीं आएगा? हमें थोड़ी ना आपके हाथों से प्रॉब्लम है, हमें तो आपके खाने बनाने के तरीके से प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रही है जूली। अरे उनका चूल्हा चौका ही अलग होता है, घर जैसे सेटअप थोड़ी ना होता है। तुम खुद ही तो कह रही थी बड़ी बड़ी कढ़ाई में मुट्ठी भर भर के मसाले डालते हैं। जब तुम भी उसी हिसाब से बड़े बर्तन ले लो और खाना बनाना शुरू कर दो, फिर हम बाहर का खाना खाना छोड़ देंगे। गृहिणी हूं मैं अमित जी, अपने घर वालों के लिए मुझे घर पर ढाबे जैसा सेटअप करना पड़े तो वो मैं कर भी लूं। बस फिर क्या था, निकी अपनी किचन को छत पर शिफ्ट कर देती है। बड़े बड़े बर्तन, 3-3 सिलेंडर और खुला बड़ा एरिया। ये क्या चल रहा है तेरे घर पर? ऐसे घर की बहू को कोई बावर्ची बना देता है क्या?
हलवाइयों के बाइसेप्स देखे, उन्होंने कितनी मेहनत लगती है इस क्वांटिटी